गुजरात के आनंदपुर जिले के पास अजरपुर नाम का एक गांव पड़ता है। इसी गांव के रहने वाले हमारे सब्सक्राइबर फैज भाई बताते हैं कि इनके अंकल इन लॉ मतलब वाइफ के सगे चाचा पिछले 4 दिन से बॉडी पैरालिसिस के कारण वडोदरा के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, पर इन 4 दिनों में अंकल के हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं होता है। इस पर फैमिली ने सोचा कि क्यों हम फालतू में हॉस्पिटल के बिल भरते रहें, अंकल को ना डिस्चार्ज करा के घर ले चलते हैं। अब जब फैज की वाइफ को ये बात पता चली तो इन्होंने फैज को बोला कि पिछले 4 दिन में आप एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गए अंकल को देखने, एक काम कीजिए डिस्चार्ज वाले दिन ना आप ही चले जाइए, उनको भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ अपनी वाइफ की बात मानकर फैज हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब भाई यहाँ से एक ऐसा भयानक मंजर अनफोल्ड होने वाला था जिसे सुनने के बाद छोड़ो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बस एक बार स्टोरी में फैज की जगह खुद को इमेजिन कर लेना, बस एक बार, और फिर बताना कि शरीर के किन किन हिस्सों में ठंडी लहर दौड़ी आपके आज। फिलहाल फैज द्वारा भेजे गए उनके ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। देखो फैज भाई पेशे से एक फोटोग्राफर है और इनकी उम्र अभी 31 साल है। तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि ये काम की वजह से शहर के अलग अलग हिस्सों में जाया करते थे और इसी वजह से इनको टाइम नहीं लगा कि भाई जाके अंकल को हॉस्पिटल में एक बार देख के आए। और फाइनली जैसे मैंने बताया था कि 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद भी जब अंकल की सेहत में कोई सुधार नहीं हुई तो 9 अगस्त 2025 को, जिस दिन रक्षाबंधन था, उस दिन अंकल की फैमिली ने डिसाइड किया कि भाई इनको डिस्चार्ज करा के वापस घर ले आते हैं। अब यहाँ अपनी वाइफ के बोलने पर फैज तैयार हो जाते हैं कि भाई चलो कम से कम आखिरी दिन तो जाके देख लो अंकल को एक बार। अभी फैज लिखते हैं कि चूंकि अंकल मेरे ससुराल साइड से थे तो मेरा अकेले जाना वहां सही नहीं रहता, इसलिए इन्होंने अपनी वाइफ के जीजा जी को कॉल किया, मतलब इनकी वाइफ की जो बड़ी बहन थी उनके हस्बैंड को, कि चलिएगा क्या साथ में हॉस्पिटल, एक बार देख के आ जाते हैं अंकल को। तो उनके जीजा जी ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ और फिर वहां से एक साथ ही चलेंगे हॉस्पिटल। अभी जो फैज का गांव है अजरपुरा, यहाँ से वडोदरा वाले हॉस्पिटल की दूरी 48 किलोमीटर थी और ये बताते हैं कि वहां जाने में करीब 1.5-2 घंटे का टाइम लगता है। अब फाइनली दोपहर के 12 बजे फैज अपने वाइफ के जीजा जी रफीक के साथ अपने गाँव से निकल जाते हैं वडोदरा के लिए। वहां हॉस्पिटल पहुंचकर इन दोनों ने अंकल का हाल चाल लिया। अच्छा, जिस यूनिट में अंकल एडमिट थे वो हॉस्पिटल के 7th फ्लोर पे था। फैज बताते हैं कि जब ये लोग अंकल के पास पहुंचे तो वहां पहले से ही इनकी सास और इनके साले तौसीफ, ये 2 लोग बैठे हुए थे। फैज ने उनको बोला कि आप लोग पिछले 4 दिन से यहाँ पे थोड़ा सा आराम कीजिए, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं अंकल को। तब तौसीफ बोलते हैं कि आज तो हम इनको डिस्चार्ज कराने वाले हैं और जो पूरा लीव का प्रोसेस है उसमें 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा, तो आप लोग तब तक बैठिए, मैं ना ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आता हूँ। अब इस समय दोपहर के बज गए थे 2:30। फाइनली 1-1.5 घंटे के बाद तौसीफ इनके पास वापस आते हैं और बोलते हैं कि मैंने ना लीव का प्रोसेस कंप्लीट करा दिया है और रात के 8 बजे अंकल को हम यहाँ से डिस्चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, इस टाइम होता क्या है कि 4 बज चुके थे और किसी ने कुछ खाया नहीं था, तो यहाँ ये तीनों फैज, रफीक और तौसीफ ये डिसाइड करते हैं कि भाई हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर में जो कैंटीन है वहां पे चल के कुछ खाना खा लिया जाए। ये सब लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं कैंटीन में, पर ना वहाँ खाने को कुछ अच्छा मिलता नहीं है, तो इन्होंने सिर्फ चाय पी। और जब ये चाय पी रहे थे तभी एक आंटी इनके पास आती हैं और बोलती हैं कि उधर बाहर ना खाना बट रहा है, वहां पे जाके आप लोग खा सकते हैं। फैज लिखते हैं कि ये जो हॉस्पिटल था यहाँ पर अक्सर ऐसा होता था कि जब किसी की कामना पूरी हो जाती थी या फिर किसी का फैमिली मेंबर ठीक हो जाता था तो वहां पे ना जो उनके रिलेटिव होते थे वो ऐसे भंडारा करते थे। इन्हें लगा कि भाई चलो ठीक है, मुफ्त में खाना मिल जाएगा, बढ़िया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और यहीं से सारा खेला शुरू होता है दोस्त। अब एक चीज समझना कि जो ये भंडारे वाली साइड थी ना, ये हॉस्पिटल के बैक साइड में, और वहां से खड़े होकर हॉस्पिटल के बैक साइड पे मौजूद पोस्टमार्टम रूम एकदम क्लियर दिखाई देता है। उस पोस्टमार्टम रूम से जहां पे भंडारा चल रहा था उसकी दूरी करीब 80-100 मीटर की थी। फैज बताते हैं कि भंडारे में जाकर हम लोगों ने बढ़िया पुलाव, चना और कढ़ी बना हुआ था वो सब कुछ खाया और हम बड़े खुश हो रहे थे कि यार चलो फ्री में इतना अच्छा खाना मिल गया हम लोग को। अब ये आगे लिखते हैं कि जैसे इन्होंने खाना कंप्लीट किया ना, उसके बाद इनकी नजर एक टक पोस्टमार्टम रूम की तरफ चली जाती है और ये देखते हैं कि भाई 7-8 डेड बॉडीज ऑलरेडी ऐसे पेंडिंग पड़ी हुई हैं उधर, मतलब उन बॉडीज के पोस्टमार्टम होने का वेट चल रहा था। अब इस टाइम पर पता नहीं फैज को क्या हुआ, ये उस पोस्टमार्टम रूम की तरफ देख रहे थे और इनको ना बड़ा अंदर से भारीपन लगने लगा और यहाँ ये अपने साले और जीजा को बोलते हैं कि चलते हैं यहाँ से, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और इन्होंने लिखा है कि गुजराती में एक फ्रेज बोली थी मैंने, चालो जाई, मतलब चलो यहाँ से। और शाम के करीब 6:30 बजे वहां भंडारा खत्म करने के बाद ये लोग फाइनली वापस हॉस्पिटल के 7th फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां पर चाचा जी एडमिट थे। अब यहाँ चाचा के पास बैठ के ये लोग अपना हंसी मजाक कर रहे थे, पर फैज बताते हैं ना कि इनको ऐसा लग रहा था कि इनके बॉडी में बहुत ज्यादा पावर आ गई है, इनको ऐसे भारी भारी सा फील होने लगा। लेकिन
फैज ने इस बारे में वहां किसी को कुछ भी नहीं बताया। फाइनली 7:30 में डॉक्टर आते हैं और अंकल के डिस्चार्ज होने का समय आ गया था। पर यहाँ डिस्चार्ज कराने से पहले ग्राउंड फ्लोर पर जाके इनकी जो केस की फाइल थी उसको मतलब फाइनल जो क्लोजर होता है वो लेना था। अब यहाँ फैज के जीजा जी बोलते हैं कि एक काम करो, तुम ना नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाके जो पेंडिंग पेपर वर्क है, फाइल क्लोज करानी है, वो सब कराओ और जब हो जाए तो हमें फोन कर देना, फिर हम अंकल को लेके आ जाएंगे वहां पे और वहां से हम वापस अपने घर चले जाएंगे। फैज बोलता है कि ठीक है, और ये हॉस्पिटल के उस कंपार्टमेंट से निकलकर ग्राउंड फ्लोर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लिखते हैं कि जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि भाई सामने एक लिफ्ट है और मुझे ऐसे ही बहुत हेवी सा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि फटाफट लिफ्ट से नीचे जाता हूँ और जो भी काम हुआ मैं कंप्लीट करता हूँ। और ये सोच के फैज सीधा उस लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं। अब इस टाइम उस लिफ्ट में फैज अकेले ही 7th फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे थे। ये बताते हैं कि जैसे ही लिफ्ट बंद होके चलना स्टार्ट हुआ ना, इनको अपने जस्ट पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक बार पीछे से झांक के देखे कि कौन है। ये जैसे तैसे बस ग्राउंड फ्लोर पहुंचने की जल्दी में थे और कुछ ही सेकंड के बाद वो जो चीज पीछे थी ना, वो इनके बाजू में आके खड़ी हो जाती है। ना चाहते हुए भी फैज उसे इग्नोर नहीं कर पाए। ये हल्की सी अपनी गर्दन टिल्ट करते उसे देखने के लिए, और ये पाते हैं कि एक औरत 25-26 साल की, उसका आधा चेहरा ऐसे एकदम पत्थर जैसा था और पूरे फेस पे खून के धब्बे, वो फैज को एक टक देखे जा रही है। ये बताते हैं कि मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। उसको देख के ना मेरी बॉडी जैसे एकदम फ्रीज सी हो गई, और जैसे लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, गेट ओपन हुआ, वो औरत इनके पास से गायब हो जाती है। अब ग्राउंड फ्लोर पहुंच के लिफ्ट से बाहर निकलते और दोबारा पीछे पलट के देखा, पर पीछे कोई भी नहीं था लिफ्ट में। फैज को लगता है कि मे बी मेरी कोई गलत फहमी होगी या फिर ऐसे ट्रैवल करके आया हूँ तो थकान की वजह से ये सब लग रहा होगा, और हॉस्पिटल का थोड़ा वाइब ऐसा होता है तो शायद उसकी वजह से भी मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। अब इन सब चीज़ों को एकदम नज़रअंदाज करके फैज फाइनली अंकल की जो फाइल थी वो सब क्लोज कराते हैं, और इनके अंकल और बाकी जीजा और जो साले थे रात के 8:30 बजे हॉस्पिटल से निकल जाते हैं अपने अपने घर जाने के लिए। फैज भी अपने गांव जाने के लिए निकल चुके थे, और ये लिखते हैं कि मैं रात के करीब 11 बजे अजारपुरा अपने घर पहुंच जाता हूँ। पर घर आने के बाद जैसे ही ये बेड पे लेटे, इनके दिमाग में वो सारी चीज़ें हिट करने लगे कि भाई वो औरत कौन थी जो लिफ्ट में मुझे दिखी थी। वो चीज़ें रिकॉल करने लगे कि मैं वहाँ पोस्टमार्टम हाउस के पीछे बैठ के खाना खा रहा था, उसको देख के भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, क्या था ये सब। और ये सब ना सोचते सोचते इनको सुबह के 5 बज जाते हैं, और फाइनली 5 बजे जाके इनको नींद आती है। उस समय तो जैसे तैसे ये सो गए, पर आगे आने वाला टाइम इनकी और इनके फैमिली की नींद हराम करने वाला था। अभी फैज आगे बताते हैं कि इस टाइम पर ना इनका एक नया घर बन रहा था, और जो इनकी वाइफ है ये भी प्रेग्नेंट हो रखी थी, 7वां महीना चल रहा था उनका। तो फैज की फैमिली ने जहां पर इनका घर बन रहा था उससे ही 3 घर छोड़ के 4थे मकान को रेंट पे ले रखा है। अब जैसे नया घर बनता है तो भाई जाके बार बार देखना पड़ता है, तो फैज के पिता सोचते हैं कि भाई जहां पर घर बन रहा है वहीं पास में घर रेंट करते हैं, क्योंकि फैज तो अक्सर काम की वजह से घर के बाहर ही रहते, और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो भाई अकेले भी नहीं छोड़ सकते, देखने वाला कोई होना चाहिए। इसलिए इन दोनों का बैलेंस बनाने के लिए इन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट के पास में ही घर रेंट किया था। अच्छा, जो हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के बाद सुबह हुई, उसके बाद से फैज को कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ। इनको कभी कभार ऐसे थोड़ी हैवीनेस फील होती थी, पर इनको लगता था कि मे बी ऐसे काम के स्ट्रेस की वजह से या फिर गैस वैस की वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। अब दिन ऐसे ही पास हो रहा था, और फाइनली आता है 17 अगस्त 2025। ये लिखते हैं कि उस दिन संडे था, और अक्सर संडे को हमारा ऐसे प्लान होता था कि भाई घर पे मीट आता था, और मीट और चावल ये सब हम लोग बना के खाते थे। अब उस सुबह फैज को किसी काम से आनंद शहर जाना था, तो उनके पिताजी ने बोला कि शहर जा ही रहे हो तो मीट लेते आना, दोपहर को कीमा भाजी और रात को मीट चावल बनाएंगे। फैज लिखते हैं कि अब 1 सप्ताह से मेरे साथ कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ था, पर मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एंटिटी ना मेरे शरीर के अंदर ही है, और वो बस मौका ढूंढ रही है कि कैसे मेरी जान ले ले। सुनना एकदम ध्यान से आगे क्या होता है। फैज जाते हैं मार्केट, वहां से मीट लेके आते हैं, और दोपहर को जब ये खा रहे थे तो इनको ऐसा फील हुआ कि भाई इनके कंधे पे ना कोई पैर लटका के बैठा हुआ है। ये खाना तो खा रहे थे, पर सर से टप टप पसीना निकल रहा है। इनके फैमिली वालों ने देखा कि क्या हुआ फैज को। फैज ने कुछ नहीं बोला, बोला कि ऐसे ही पता नहीं थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे बॉडी में।
और ऐसा बोलने के बाद फटाफट इन्होंने खाना खत्म किया और जाके अपने कमरे में सो जाते हैं। अब शाम को 6 बजे फैज की नींद खुलती है तो ये सोचते हैं कि भाई जहां हमारा घर बन रहा है वहां पे मजदूर ऐसे अपना पेमेंट का वेट कर रहे हैं, तो जाके उनको पेमेंट कर देता हूँ। और फाइनली जाके वहां पेमेंट करते हैं और सब करते कराते शाम के 7 बज गए। अच्छा देखो, फैज का जो नॉर्मल रूटीन था वो ये था कि भाई ये रात को 1:30-2 बजे तक जग के ऐसे एडिटिंग वगैरह करते थे। अब यहाँ मजदूरों के पेमेंट करने के बाद ये घर आए, घर पर मीट चावल बना था और रात को करीब 8:30 बजे ये अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। इन्होंने सोचा कि भाई रात को जग के ना आज मैं थोड़ा एडिटिंग करूंगा। पर उस रात डिनर करने के बाद फैज को बहुत ज्यादा अनईजी फील होने लगता है। इन्होंने कोशिश की कि भाई जाग के थोड़ी देर काम करूं, पर यहाँ इनका शरीर साथ नहीं दे रहा था और ऊपर से उस रात थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। तो इन्होंने सोचा कि यार चलो आज ना आराम कर लेते हैं, काम कल दिन में कर लेंगे। और ये चुपचाप जाके अपनी वाइफ के पास सो जाते हैं। अभी फैज बेड पे आंखें बंद करके लेटे हैं, बगल में इनकी वाइफ सो रही है और रात के करीब 1 बजे अचानक से इनकी आंख खुलती है। ये देखते हैं कि इनके ठीक सामने वही लिफ्ट वाली औरत खड़ी थी और फैज को बस एक टक देखे जा रही है। वो औरत फैज को बोलती है कि तुम्हें ना मेरे पास आना होगा। अब इस टाइम तो फैज को डर से एकदम चिल्लाना चाहिए था, पर हुआ यूं था ना कि उस एंटिटी ने फैज को एकदम हिप्नोटाइज कर लिया था और इसकी वजह से चिल्लाने के बजाय फैज बोलते हैं कि कैसे आऊं मैं तुम्हारे साथ। अब भाई जैसी फैज ने लाइन बोली ना, वो एंटिटी फैज से नजर हटा के उनकी वाइफ की तरफ देखने लगती है। इनकी वाइफ ने अपने शरीर के ऊपर दुपट्टा डाला हुआ था, तो यह आत्मा उस दुपट्टे को उठाती है और उससे उसने एक फंदा बना दिया फांसी का। फैज यहाँ एकदम हिप्नोटाइज है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। फंदा बनाने के बाद उस आत्मा ने फैज को वो दिया और बोला कि इसे डाल लो गले में। और भाई यहाँ फैज चुपचाप उठ के जिस चेयर पे बैठ के एडिटिंग करते हैं वो चेयर लेके आते हैं, ऊपर फंदा फंसाते हैं और भाई अपने गले में डाल के झूल जाते हैं। अगले 1.5-2 मिनट तक फैज उस फंदे से झूलते रहे और इनकी जान निकल गई। अब सोचेंगे कि जान निकल गई तो भाई स्टोरी कैसे भेजा इन्होंने, सुनना अब आगे क्या होता है। ये लिखते हैं कि शायद मेरे कोई अच्छे कर्म होंगे और मेरी वाइफ के पेट में जो बच्चा था मे बी उसके नसीब से कुछ तो होता है जिसकी वजह से मेरी वाइफ की नींद खुल जाती है। अब जैसे ही आंख खोली तो इन्होंने फैज को उस हालत में देखा और एकदम जोर से चिल्लाती हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुन के जो फैज के मम्मी पापा थे ये आगे कमरे में और इन्होंने जैसे तैसे करके फैज को फंदे से नीचे उतारा। इसके बाद आनन फानन में फैज के पिताजी ने अपने कुछ पड़ोसियों को बुलाया, उन सब ने फैज की सांसें नर्व सब कुछ चेक की, पर फैज यहाँ अब ये हालत देख के जो फैज की माँ थी वो एकदम बिलक बिलक के रोने लगती हैं। ये अपने भगवान को याद करती हैं कि मेरे बच्चे को उठा दे, कुछ भी मतलब एकदम ऐसे होता है ना कि हम बेबस होके बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुछ भी करके बच्चे को बचा लीजिए। और उसके बाद उन्होंने फैज के मुंह में फूंकना शुरू किया। वो लगातार मुंह के अंदर फूंक रही थी और उसका चेस्ट प्रेस कर रही थी और करीब 10-12 बार प्रेस करने के बाद अचानक से फैज की बॉडी में ना थोड़ी मूवमेंट हुई। अब इनको लगा कि शायद थोड़ी सांसें बची हैं इसकी, तो इन्होंने फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया। फैज आगे लिखते हैं कि अब जो कुछ भी हुआ वो सब मेरे फैमिली वालों ने मुझे बताया है। एम्बुलेंस से पीछे एक साइड फैज को लिटाया गया और दूसरी साइड इनके एक पड़ोसी अंकल और इनके एक बड़े पापा का बेटा बैठा हुआ था और फैज की बाकी फैमिली पीछे गाड़ी से आ रही थी। अभी आगे लिखते हैं कि जो ये गांव था ना, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे, तो जितने देर हम उस गांव को क्रॉस कर रहे थे तो बार बार हमारी एम्बुलेंस मंदिर के पास से गुजरती। अब जितने देर ये लोग उस गांव को क्रॉस कर रहे थे उतनी देर कुछ भी हलचल नहीं हुई, क्योंकि हर थोड़े थोड़े स्टेज पे ऐसे मंदिर आ रहे थे। पर जैसे ही इन्होंने गांव पार किया और ये मेन सड़क पर आए, भाई खेला चालू हो जाता है। फैज यहाँ एम्बुलेंस में उठ के बैठ जाता है, उसके दोनों आंखें एकदम सफेद हो रखी है और वो ना लगातार घूरे जा रहा अपने बड़े पापा के बेटे और अंकल को। इसके अंदर इतनी पावर आ गई थी कि ये ना पूरे एम्बुलेंस को हिला दे रहा था। बीच में 2 जगह रोक के एम्बुलेंस के स्टाफ ने फैज की पूरी बॉडी को रस्सी से बांधा और जैसे तैसे ये लोग लेके इसे हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में फैज को आईसीयू में एडमिट किया गया और वहां पर भी फैज हॉस्पिटल के स्टाफ को मारने के लिए दौड़ने लगे थे। अब जब सिचुएशन एकदम खराब होने लगी तो रात को जो फैज के साले थे वो एक मौलवी लेके हॉस्पिटल आते हैं। उन मौलवी ने हाथ में पानी लेके उसमें कुछ पड़ा और फिर उसे फैज के ऊपर फेंक दिया। अब ये पानी पड़ते ही फैज एकदम शांत हो गए। सारे डॉक्टर्स वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। फिर जो मेन डॉक्टर है वो बोलते हैं कि
आप ना इनको घर लेके जाइए और दुआ कीजिए, यहाँ पर तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब इस टाइम इनकी फैमिली सुबह 4 बजे फैज को बेहोशी की हालत में ही हॉस्पिटल से घर लेके आती है। अब सुबह 6 बजे तक पूरे गांव में हल्ला हो गया कि भाई ऐसे ऐसे हो रखा है, तो पूरी भीड़ फैज के घर पहुंच जाती है उन्हें देखने के लिए। सुबह 7:30 बजे फैज होश में आते हैं, पर ना ये अपने आसपास किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। इनकी याददाश्त, इनकी आत्मा, इनके मन पर उस एंटिटी ने अपना पूरा कब्जा कर रखा था। अभी फैज की ये हालत देख के इनके पापा समझ गए कि भाई ये ना ऐसे ठीक नहीं होने वाला है। किसी बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी ने फैज को अपने कब्जे में कर रखा है। यहाँ फैज के पिताजी को गांव के ही पास एक तांत्रिक के बारे में पता चला। ये जाके उनको अपने घर लाते हैं और फिर उन तांत्रिक ने अपनी क्रिया करनी शुरू की। अब यहाँ क्रिया करने के थोड़ी देर के बाद ही फैज बेड पे खड़े हो जाते हैं। फिर से इनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ चुकी थी और ये बस ना जो घर में सामान रखा था उसको तोड़ फोड़ करने लगे। तांत्रिक ने जैसे तैसे उनको अपने मंत्रों द्वारा शांत किया और फिर जो इनके अंदर स्पिरिट थी उसको हाजिर होने के लिए बोला। अब जब वो आत्मा उस तांत्रिक से बात करने को तैयार हुई तो इन्होंने पूछा कि तू कौन है, कैसा है इसके शरीर में। तब यहाँ फैज एक मेल और फीमेल के मिक्स आवाज में बोलता है, ये जान के बदले ना मुझे तो जान ही चाहिए। तो तांत्रिक ने बोला कि तू यहाँ क्यों आई है। फिर उसका जवाब आता है कि मुझे मार कर मेरे परिवार ने मेरे गले में फंदा लगा दिया था और यहाँ हॉस्पिटल आते आते मेरी जान चली गई। तब से मैं किसी शरीर के तलाश में हूँ और उस दिन इसने मुझे बुलाया तो मैं इसके साथ चली आई। याद है मैंने बताया था कि भंडारा खाते समय फैज ने बोला था कि चलो यहाँ से। गुजराती में 2 वर्ड्स बोले थे कि चालू जाई, और इस चीज ने उस आत्मा को इनवाइट कर लिया था। अब यहाँ उस तांत्रिक ने बड़ी मुश्किल से 4 घंटे पूजा करने के बाद उस आत्मा को शरीर से निकाला फैज के। और यहाँ फैज लिखते हैं कि उस आत्मा के निकलने के 4थे दिन बाद मुझे होश आया और फिर होश आने के 9 दिन के बाद मुझे याद आया कि भाई 17 तारीख की रात को मेरे साथ क्या हुआ था। इस टाइम पर फैज पूरी तरीके से ठीक हैं और अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो यार ये थी पूरी स्टोरी। अगर आपके जानने में ऐसे कोई घटना हुई है तो उसे एकदम डिटेल में नीचे दिए गए ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।